दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा और हमने कुछ क्वेश्चंस किए सेंट्रॉइड के ऊपर, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। आज का जो एपिसोड है वो मैं टोटली डिवोट कर रहा हूँ क्वेश्चंस पे। तो थोड़े से कुछ क्वेश्चंस और सोल्व करते हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर और मास्टर बनते हैं, सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास वाले जो टॉपिक है उसके ऊपर। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास, उनको जरा मैं लेता हूं भाई। तो 2-3 क्वेश्चन मैं आज के सेशन में सोल्व कराऊंगा, थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 जो है उसमें मेरे पास क्या दे रखा है, सुनिए। मेरे पास एक इस तरह का एक कोई सरफेस दे रखा है, ठीक है, और ये जो लाइन है ये जेड एक्सिस है सोचिए, और ये आपकी वाई एक्सिस है। यहां से यहां तक जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन आपको दे रखी है, दैट इज z इक्वल टू 1/3 12 माइनस 8y। ये आपको दे रखा है दोस्तों। और हम क्या कर रहे हैं, हम इस सरफेस को, जो ये सरफेस है, इसको रिवॉल्व कर रहे हैं, पूरा 2π रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर इसको पूरा 2π रिवॉल्व करोगे तो एक वॉल्यूम बन जाएगा आपके पास, इस तरह का वॉल्यूम बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपने क्या किया, जो अंदर जो सरफेस बना हुआ था, अगर मैं इसको थोड़ा सा रेड पेन से दिखाऊं तो मैं कह सकता हूं ये जो सरफेस था, आपने इस सरफेस को पूरा रिवॉल्व कर दिया जेड एक्सिस के अबाउट। तो जब आप इसको पूरा जेड एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करोगे तो आपके पास ये पूरी शेप इस तरह की बन जाएगी, मतलब कोन टाइप बन जाएगा। और पूरा कोन तो नहीं बना बट उसका कुछ हिस्सा बन गया है, ठीक है। अब आपको ये दे रखा है कि यहाँ पे जो हाइट है इसकी वो क्या है, और यहाँ पे जो y की वैल्यू है, जब z 0 होगा तो y निकाल सकते हैं ना भैया आप। जब z 0 होगा तो यहाँ पे y की क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ जरा, 12/8। इसका मतलब 3/2, ठीक है। जब z 0 है तो y, इसका मतलब 3/2 रेडियस यहाँ पे है। और यहाँ पे बताइए क्या है, यहाँ पे आपको हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है 2 मीटर, ठीक है। दिस इज 2 मीटर, ये 2 मीटर z दे रखा है अभी। तो z की वैल्यू अगर 2 मीटर है, यहाँ इस पॉइंट पे अगर आप z की वैल्यू 2 मीटर रख दोगे तो y की वैल्यू देख सकते हो, रेडियस देख सकते हो क्या आएगी। तो ये आप रेडियस बता दीजिए। जब z की वैल्यू 2 रखोगे तो हो जाएगा 6, इधर 2 इज इक्वल टू 1/3 12 माइनस 8y, ठीक है। तो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 8y। तो y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 8/6। इसका मतलब यहाँ पे 4/3 आ जाएगी, 4/3 मीटर, ठीक है भाई। आप देख सकते हो, एक बार फिर से मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। z की वैल्यू जब 2 रखी हमने तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 12 माइनस 8y। y की वैल्यू जो है वो आई थिंक मैंने सही निकाला है, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दी भाई। y इज इक्वल टू 6/8 होगा, माफ कीजिएगा। सो इट शुड बी 3/4 मीटर, ओके। तो ये कुछ डायमेंशंस है अपने पास। अपने को क्या करना है, इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है। फाइंड सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड के लिए आपको डेंसिटी की तो जरूरत है नहीं। अगर मास डेंसिटी दे रखी होती तो फिर आपको क्या करना होता, फिर तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट भी आपको निकालना होता, ठीक है। बट मास डेंसिटी तो हमारे पास है नहीं, तो हम सेंट्रॉइड सीधा सीधा निकाल सकते हैं। और मास डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म है मेरी, हालांकि इसमें मास डेंसिटी दे नहीं रखी भाई, अगर मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है मेरी तो हम क्या करेंगे बताओ। मास डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो हमारा सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो पॉइंट है वो बराबर ही आएगा, वो एक ही जगह पे आएगा। तो हम फिलहाल ये भी मान सकते हैं कि मास डेंसिटी मेरी यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको बताना है क्या होगा। अगर आपको कोई बोल दे कि दिस इज होमोजीनियस मटेरियल और ये कोई बोल दे कि ये यूनिफॉर्म है, अगर ये मेरी यूनिफॉर्म है और आपसे पूछे बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगा, तो आपको सेंट्रॉइड ही निकालना है फिर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो भी। तो चलिए जरा इसको जरा देखते हैं कि कैसे हम इसको सोल्व करें, इसका क्या बनेगा। तो हम जानते हैं कि सेंट्रॉइड पॉइंट में ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो सेंट्रॉइड जेड एक्सिस पे ही लाई कर सकता है, ना एक्स में लाई करेगा, ना वाई में, ना जेड में। इसका मतलब आप ये कह सकते हो एक्स बार मेरा जो आएगा वो 0 आएगा, वाई बार मेरा जो आएगा वो भी 0 आएगा। केवल जेड बार अपने को कैलकुलेट करना है कि वो क्या आएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक पतली सी यहां पे एक स्ट्रिप ले लेता हूं इसकी, ध्यान से देखिएगा। मैं एक पतली सी स्ट्रिप ले लेता हूं यहां पे, जिसकी जो हाइट है वो dz है। ये जो पतली सी स्ट्रिप है इसकी जो हाइट है वो dz है दोस्तों। और इसका अगर मैं वॉल्यूम निकालूं,
क्योंकि मुझे तो सेंट्रोइड निकालना है, तो सेंट्रोइड मतलब वॉल्यूम का सेंट्रोइड है, वॉल्यूम बना है ना ये। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बताइए इसका डीवी क्या आएगा, स्मॉल वॉल्यूम, तो इसका अगर मैं स्मॉल वॉल्यूम निकालूं तो वो आएगा पाई आर स्क्वायर, जो इसकी रेडियस होगी वो, और रेडियस क्या होगी बताओ जरा, ये जेड हाइट पे है, बल्कि जेड टिल्डा हाइट पे है, इसका जो सेंटर लाई करेगा इस सर्कल का वो तो जेड टिल्डा पे लाई करेगा भी। बोलिए ये इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका सेंट्रोइड हो जाएगा इस स्मॉल वॉल्यूम का, क्योंकि सर्कुलर है, सर्कुलर है तो सिमेट्रिकली कहां पे होगा, बिल्कुल मिडिल में होगा, तो बिल्कुल बीच में होगा यहां पे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो इसका जो जेड टिल्डा है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है इसका, या सेंट्रोइड पॉइंट जो है वो यहां पे है। इसका जो स्मॉल वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा dz, तो इसकी हाइट होगी और ये इसके रेडियस होगी। अब ये रेडियस क्या है, इस रेडियस को मैं y मान लेता हूं, क्योंकि आप z हाइट पे देख रहे हो, z टिल्डा की वैल्यू मैं z ले लेता हूं ना, तो z हाइट पे अगर आप ले रहे हो ये, तो ये जो रेडियस आएगी ये y आ जाएगी भाई। तो इसका मतलब इसका अगर मैं dv निकालूं तो बनेगा पाई y स्क्वायर dz। ये मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका स्मॉल वॉल्यूम आ जाएगा, इसका स्मॉल वॉल्यूम आ जाएगा। इस स्मॉल वॉल्यूम का जो सेंट्रोइड है वो यहीं पे है, वो मिडिल में है। तो अब आप बताओ सेंट्रोइड कैसे निकालते हो। अगर मुझे z बार निकालना हो तो क्या करते थे आप निकालते थे z टिल्डा dv डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम को dv लिख के और वॉल्यूम इंटीग्रल कर दो, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे ही करते थे। तो अब आप बताइए यहां पे अगर मैं देखूं z टिल्डा की वैल्यू तो z ही है, z टिल्डा जो है ये वाला, ये क्या होता था, ये होता था, ये z टिल्डा क्या होता था, सुनो, ये z टिल्डा होता था कि जो हमने ये स्मॉल वॉल्यूम लिया ना उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे है या उसका सेंट्रोइड कहां पे है, ये वो चीज होती थी भाई। तो जो हमने स्मॉल वॉल्यूम लिया उसका सेंट्रोइड तो यहां पे है ना यार, उसका सेंट्रोइड तो यहां है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, z टिल्डा। तो z टिल्डा dv, उसकी जगह मैंने z रख दिया, dv की जगह पे क्या रखना है, dv की जगह पे ये रख दो भाई, पाई y स्क्वायर dz, लो जी dv रख दिया, डिवाइड बाई यहां पे dv आ जाएगा पाई y स्क्वायर dz, ठीक है, ये dv आ गया भाई मेरा, और यहां पे इंटीग्रल कर दूंगा, यहां पे इंटीग्रल कर दूंगा, एक बार देख लो भाई सही है क्या, ठीक है। अब z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और z कहां से कहां तक बदल रहे हैं, 0 से लेकर 2 तक, तो 0 से लेकर 2 तक। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है, क्या, y है यहां पे, तो y को मुझे क्या रखना पड़ेगा, z की टर्म्स में रखना पड़ेगा, तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज सोल्व नहीं कर पाओगे। तो y को z की टर्म्स में कहां से रखेंगे, यहां से रखेंगे भाई। हमें पता है 3z इज इक्वल टू क्या है, 12 माइनस 8y, तो यहां से y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12 माइनस 3z डिवाइड बाई 8, ये मेरे पास y आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पे y की वैल्यू पुट करूंगा दोस्तों, पाई से पाई तो कट गया ना भाई, देख लो एक बार, पाई से पाई कट गया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 to 2 z की वैल्यू क्या है बताइए, z की वैल्यू तो z ही रखेंगे, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू ये हो जाएगी, तो 12 माइनस 3z डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 8, इसका स्क्वायर dz डिवाइड बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन 0 to 2 और 12 माइनस 3z डिवाइड बाई 8, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर dz, ये बनेगा दोस्तों, ये मेरा बन जाएगा z बार, ये आ जाएगा z बार। इसका मतलब क्या चीज आ गई हमारे पास, ये बताइए, ये मेरे पास ये वाला आ गया ना, इसका सेंट्रोइड आ गया। और अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो इसको आप सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे g की वैल्यू भी मैं कांस्टेंट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है। तो खैर इसको निकालें कैसे, इसको सोल्व कैसे करें जरा देखिए भाई, ये 8 का स्क्वायर बाहर आके 1/8 का स्क्वायर, और यहाँ से 1/8 का स्क्वायर बाहर आके हट जाएगा भाई, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन करूं, मैं तो कहता हूं ये 3 का स्क्वायर भी कॉमन ले लो, यहां से 3 कॉमन ले लो, नीचे से भी और ऊपर से भी, तो यहां पे बचेगा 4 माइनस जेड, और यहां पे भी 4 माइनस जेड, स्क्वायर करना थोड़ा आसान हो जाएगा, 4 माइनस जेड, सही है। यहां से 3 का स्क्वायर बाहर आया, यहां से 3 का स्क्वायर बाहर आएगा, वो कट जाएगा। तो अब जरा देखिए इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 z इनटू, इसको सोल्व करते हैं जरा देखिए, 16 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8z dz, न्यूमरेटर में ये है, और डिनोमिनेटर में क्या है दोस्तों, 0 to 2, बताइए क्या बनेगा, ये बनेगा 16 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8z dz, सही है भाई, ये बन जाएगा।
तो अब फर्दर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो जरा देखिए, बनेगा 16z, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, 16z²/2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो 2 आएगा यहाँ पे, z²/2 है ना, तो 2² हो जाएगा, 2² करोगे तो 2 ही बचेगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इंटीग्रेशन, प्लस ये बन जाएगा z³ का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, z⁴/4, और अपर लिमिट करोगे तो 2⁴/4 हो जाएगा। 2⁴/4 को आप हटा भी सकते हैं, ये 4 ही बनेगा भाई, ठीक है। इसको मैं सीधा सीधा 4 लिख देता हूं, प्लस हर स्टेप को लिखना नहीं होता, -8z², तो ये क्या बन जाएगा, -8z³/3, और z² का इंटीग्रेशन होता है z³/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो 8/3 आएगा दोस्तों, सही है। कुछ इस तरह का आ गया। डिवाइड बाई, ये तो न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर है मेरे पास 16 × 2 प्लस 8/3 माइनस 8 × 2 z²/2 × 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिए क्या बना, ये 32 + 4 36, ठीक है, 36, 32 + 4 36 माइनस 64/3 डिवाइड बाई 32, 32 + 8/3 माइनस 16, ठीक है। तो 32 माइनस 16, 16 ही आ जाएगा। मैं इसको रब करके जरा 16 ही लिख देता हूं, 16 + 8/3, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 + 8/3, 8/3, ठीक है। अब जरा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जरा देखिए दोस्तों, यहां पे अगर मैं 3 को एलसीएम लूं डिनोमिनेटर में 3, तो 6 × 18 1 और 108 माइनस 64 इनटू क्या हो जाएगा बताओ, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई 16 × 48 + 8, 48 + 8 कितना होता है, 56, ठीक है। 3 से 3 कट गया भाई। तो अब जरा देख लो क्या बना, ये यहां से अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, जरा देखो 36 तो ये हो गया, 36 + 8, 36 + 8 44, 44/56, 44/56, ठीक है। अब 4 से काट दो, ये 11, ये क्या हो गया 14, ठीक है। तो 11/14, और 11/14 कितना होता है, मेरे पास जो आंसर है वो है 0.786, 0.786, मेरे हिसाब से तो इतना ही होता है, 0.786, ऑलमोस्ट आई थिंक ये ठीक है, इतना ही आएगा 0.786, ठीक है। तो आप जरा देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व किया। आप बोलोगे सर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी तो कर सकते थे आप। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से थोड़ा दिक्कत देता मुझे। अगर मैं डीवी को लिखता, स्मॉल वॉल्यूम को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखता, तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाती, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो बदल रही है हाइट के साथ, जेड के साथ इसकी रेडियस बदल रही है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखने में दिक्कत आती है, इसलिए हमने कार्टेशियन में ही रखा इसको, और हमने इसका स्मॉल वॉल्यूम लिख लिया। और ध्यान दीजिएगा जेड टिल्डा क्या होता है, ये जेड टिल्डा जो है, ये जो स्मॉल वॉल्यूम लिया है, अभी तक तो आप ऐसे स्मॉल वॉल्यूम लेते जा रहे थे ना, कई बार आप ऐसे स्मॉल वॉल्यूम ले लेते थे, हल्का सा एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेते थे, चाहे वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, चाहे सिलेंड्रिकल, चाहे वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, कार्टेशियन हो, तो आप स्मॉल वॉल्यूम लिखते थे। और इसका जो जेड टिल्डा होता था वो इसकी हाइट को ही बोल देते थे, इसी को हाइट को बोल देते थे। अब जरा देखो, असल में जो जेड टिल्डा होता है, ये जो स्मॉल वॉल्यूम लेते हो, इसका सेंट्रोइड पॉइंट होता है, इसके सेंट्रोइड पॉइंट का लोकेशन होती है। तो जब आप छोटा वॉल्यूम लेते हो, तो जो वॉल्यूम की लोकेशन है, जिस वॉल्यूम पे स्मॉल वॉल्यूम लिया है, जिस जगह पे आपने स्मॉल वॉल्यूम लिया, उसकी जो हाइट है वही जेड टिल्डा बन जाती थी। बट अब यहां पे हमने थोड़ा सा अलग कर दिया है, हमने जो स्मॉल वॉल्यूम लिया है वो सर्कुलर टाइप का लिया है, तो उसकी जो सेंट्रोइड आएगा वो इसके सेंटर पे आएगा, और उसकी जो हाइट है वो जेड ही बनेगी। तो जेड टिल्डा जो है वो जेड हाइट पे हम दिखाएंगे उसको, क्योंकि जेड हाइट पे आपने स्मॉल वॉल्यूम लिया है। तो पॉइंट को समझिए भाई, ये टिल्डा जो होता है ये क्या होता है, ये जो स्मॉल वॉल्यूम है या जो आपका स्मॉल एरिया है या स्मॉल लेंथ है, उसका सेंट्रोइड कहां लाई करेगा, उसकी क्या लोकेशन है। अगर जेड बार देख रहे हो तो जेड में क्या लोकेशन है, एक्स बार देख रहे हो तो एक्स में क्या लोकेशन है, वाई बार देख रहे हो तो वाई में क्या लोकेशन है। ये वो चीज होती है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया क्वेश्चन और कैसे इसको सोल्व करेंगे। और क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने और भी सेलेक्ट किए हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको जरा देखते हैं। मैं रब कर रहा हूं भाई इसको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। जरा देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, ठीक है। जरा देखिए क्या है मेरे पास एक इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें ये x है, ये y है और ये z है,
और आपको दे रखा है एक क्वार्टर कोन। क्वार्टर कोन क्या होता है? एक क्वार्टर में दे रखा है क्वार्टर कोन, ये ऐसे है, ये है मेरा क्वार्टर कोन। इसको आप ले लो मे बी 2, और ये भी आपका 2 है, मतलब ये 2 रेडियस में है, और ये हाइट मान लीजिए मेरी 4 है। मुझे क्या चाहिए? मुझे इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, और यू कैन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए। मुझे ये चीज निकालनी है, और कुछ दे नहीं रखा, मास डेंसिटी या जी के बारे में नहीं देखा, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मान के चलेंगे बताओ? अगर कुछ नहीं दे रखा तो रो मेरा क्या है? यूनिफॉर्म। इसका मतलब मास डेंसिटी मेरी हर जगह सेम है, और जी की वैल्यू मेरी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो इसका मतलब जी हर जगह सेम है। तो आप क्या करोगे? सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगा? अगर ये सब कुछ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका सेंट्रोइड पे ही लाई करेगा। अब सवाल ये उठता है कि सेंट्रोइड कहां है इसका, वो हमें निकालना है बस। तो सेंट्रोइड को कैसे देखें दोस्तों? अगर आप सेंट्रोइड को देखोगे इसका, तो इस बार सेंट्रोइड जेड एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, क्योंकि पिछली बार तो सिमेट्रिक था स्ट्रक्चर, वो चारों तरफ सेम ही था हर तरफ, तो इसलिए आपने सिर्फ जेड टिल्डा को देखा। बट यहां पे इस बार एक्स बार अलग आएगा, वाई बार, एक्स बार और वाई बार तो खैर सेम ही आएंगे। क्यों आएंगे एक्स बार और वाई बार सेम? क्योंकि जितना ये एक्स में उतना वाई में है ना, तो एक्स बार और वाई बार सेम आएगा। बट जेड बार आपको देखना पड़ेगा कितनी हाइट पे है, और एक्स बार वाई बार भी निकालना अब आसान नहीं है यहां पे। क्यों भाई? क्योंकि अब वो एक्स बार वाई बार पिछली बार तो 0 आ गए थे। क्यों 0 आ गए थे? क्योंकि जेड एक्सिस पे ही लाई कर रहा था, जो आपका सेंट्रोइड पॉइंट था वो सिमेट्रिक था। अब ये सिमेट्रिक नहीं रहा दोस्तों, तो सिमेट्रिक ना रहने की वजह से एक्स बार एंड वाई बार जो है वो 0 नहीं आएंगे, अब वो निकालने पड़ेंगे आपको। तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों? इसका सेंट्रोइड कैसे निकालोगे? अब जरा देखिए दोस्तों कैसे इसका सेंट्रोइड निकाले। हम एक काम करते हैं, हम यहां से एक ऐसा ये ले लेते हैं, मतलब ऐसा एक मैं वो ले रहा हूं, इस तरह का एक छोटा सा सरफेस ले रहा हूं, और बल्कि छोटा सा स्मॉल वॉल्यूम ले रहा हूं, इसका मैं डीजेड हाइट कर देता हूं। तो आप देखिए ये मेरे पास क्या आएगा? ये मेरे पास स्मॉल वॉल्यूम आ गया डीवी, इसका अपना एक सरफेस एरिया होगा, और इसका डीजेड इसकी हाइट है, तो उससे क्या हो जाएगा? इससे इसका डीवी बन जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम, ये डीजेड हाइट है। अब आप बताइए, ये अगर मेरा डीवी है तो मुझे एक्स बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स बार निकाल दो या वाई बार निकाल दो, बराबर ही आएगा। वो क्या बनेगा? वो बनेगा एक्स टिल्डा डीवी डिवाइड बाई डीवी, उससे टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये एक्स टिल्डा कैसे निकालें? इसका एक्स टिल्डा समवेयर देखना पड़ेगा भाई, कितना एक्स में इधर है। इसका स्मॉल वॉल्यूम का जो सेंट्रोइड है वो है एक्स टिल्डा, तो स्मॉल वॉल्यूम का जो सेंट्रोइड आएगा वो कहां पे आएगा वो मुझे देखना पड़ेगा। और जो ये निकल के आएगा वही फिर वाई बार भी आ जाएगा। वाई बार के लिए अलग से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि इसका एक्स टिल्डा हमें निकालना पड़ेगा। इसका एक्स टिल्डा या वाई टिल्डा निकल जाए तो मजे आ जाए, उससे हम एक्स बार या वाई बार निकाल सकते हैं। जेड बार निकालना तो बहुत आसान है भाई मेरा। क्यों भाई? क्योंकि जेड बार में अपने को चाहिए जेड टिल्डा। अब जेड टिल्डा कैसे निकलेगा दोस्तों, बताइए? जेड टिल्डा कैसे निकालेंगे? जेड टिल्डा तो जो इसकी हाइट है वहीं पे उसी लेवल पे तो आएगा भाई। जो जेड कोऑर्डिनेट आएगा, इसका जो स्मॉल वॉल्यूम का जो सेंट्रोइड पॉइंट आएगा, उसकी जो हाइट होगी वो तो जेड पे ही है ना यार, तो वो तो जेड पे ही रहेगी। तो जेड टिल्डा तो मेरा जेड ही बन जाएगा भाई। अगर आप यहां पे जेड टिल्डा की बात करोगे तो ये तो जेड ही आ जाएगा, जेड डीवी डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है। इस तरह से आप जेड बार निकाल, ये तो बहुत आसान है। प्रॉब्लम है एक्स टिल्डा निकालने में, ठीक है। एक्स टिल्डा मतलब स्मॉल वॉल्यूम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा वो निकालने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसमें। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए दोस्तों। स्मॉल वॉल्यूम का सेंट्रोइड निकालते हैं, इसकी हाइट है डीजेड, इसकी हाइट है डीजेड। तो वो कैसे निकालें? अगर मैं ध्यान से देखूं, इसकी रेडियस अगर मुझे पता चल जाए कि इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस क्या है, वो अगर मेरे पास आ जाए तो मजे आ जाए। कैसे निकालोगे रेडियस? रेडियस हम निकालेंगे इस लाइन की इक्वेशन से जो वाई जेड में है। आप जरा देखो, इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो -½ आएगा। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखूं तो z इक्वल टू -½ y +1। एक बार चेक करो भाई, इसका स्लोप देखो, फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, आई थिंक -2 आएगा भी स्लोप, -2 माफ कीजिएगा, स्लोप आएगा -2। तो -2y, एंड जब y की वैल्यू 2 रखोगे तो z की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो +4 ये आएगा भाई। ये इसकी इक्वेशन है दोस्तों, ये इस लाइन की इक्वेशन है।
अब आप सोचिए, आप जो है आपको ये डिस्टेंस निकालनी है यहां से यहां तक की, क्या है, वही तो रेडियस है भाई। और ये डिस्टेंस क्या है, ये y में कितनी लेंथ है मेरी, ये वही तो है, y में कितनी लेंथ है। और z हाइट पे हो आप, तो जब z हाइट पे होगे y की वैल्यू क्या आएगी, z हाइट पे जब आप होगे तो y की वैल्यू आएगी 4 माइनस z/2। इसका मतलब ये क्या बन गया है, ये मेरी रेडियस बन गई है, ये मेरी ये वाली y आ गया। z हाइट पे जो y की वैल्यू आई है, ये कितनी आई है बताओ, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस z/2। ये मेरी क्या आ गई है, इसकी रेडियस आ गई है दोस्तों, जो ऊपर वाला सर्कल है ना उसकी रेडियस आ गई है। अब सवाल ये उठता है कि इसका x टिल्डा कैसे निकालूं मैं इस स्मॉल वॉल्यूम का। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं दोस्तों, टॉप व्यू कैसा आएगा, मतलब जरा देखो, ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपको इसका ऊपर से देखना है, ऊपर से देखना है ये। तो ऊपर से देखोगे तो जो z है ये आपकी तरफ हो जाएगा, x नीचे चला जाएगा, y इधर ही रहेगा। तो इसका मतलब आपको कैसा नजर आएगा फिर, अगर मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखाऊं, आप बोलोगे सर टॉप व्यू देख क्यों रहे हो, जरा देखो तो सही। हाँ जी जरा देखिए भाई, ये आपको एक इस तरह का सर्कल नजर आएगा, सर्कल का कुछ 4th हिस्सा नजर आएगा आपको, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि टॉप व्यू में आपको केवल सरफेस नजर आता है, और इसकी रेडियस जो है वो कितनी बताओ, इसकी रेडियस है 4 माइनस z/2। ये इसकी रेडियस है दोस्तों, 4 माइनस z/2, ये इसकी रेडियस है भाई। यहां से हमने निकाल दिया ना y की वैल्यू, ठीक है। z की इक्वेशन हमें पता थी, तो किसी भी हाइट z पे अगर मैं ये देखूं कि y में कितना है, तो आप निकाल सकते हो y की वैल्यू यहां से, ठीक है। तो 4 माइनस z/2 ये इसकी रेडियस है। तो इस टॉप व्यू से मुझे क्या नजर आ रहा है, एक सरफेस नजर आ रहा है। इस सरफेस का जो सेंट्रोइड होगा, उसके जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आएंगे इसके सेंट्रोइड के, वही यहां पे x टिल्डा एंड y टिल्डा बन जाएगा, वो इस स्मॉल वॉल्यूम का सेंट्रोइड होगा। इस स्मॉल वॉल्यूम का जो सेंट्रोइड है वो x टिल्डा, y टिल्डा एंड z टिल्डा पे है ना भाई। इस स्मॉल वॉल्यूम का जो सेंट्रोइड है वो है x टिल्डा, y टिल्डा एंड z टिल्डा। z टिल्डा तो अपने को पता है, z टिल्डा तो z ही है। x टिल्डा एंड y टिल्डा कैसे निकालोगे, x टिल्डा एंड y टिल्डा के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ आपको। उसके लिए आपको जो सरफेस है ये वाला, इस सरफेस का सेंट्रोइड निकाल दो, वही मेरा उसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो x टिल्डा y टिल्डा को दिखाएंगे। अब सरफेस के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें भाई, ये तो 1/4 है उसका सर्कुलर डिस्क का, तो इसका कैसे निकालोगे। इसका वैसे मैं करवा चुका हूं आपको पहले लेक्चर में, ठीक है। पहले आप आई डोंट नो दूसरे लेक्चर में मैंने करवाया, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो भी इसकी रेडियस है, तो r मान लो फिलहाल, या k मान लो, कुछ भी, ठीक है। इसको k मान लो, तो k की टर्म्स में निकाल देते हैं भाई, ठीक है। इसका x निकालना है, y निकालना, तो इसका dA बताइए क्या बनेगा, स्मॉल सरफेस। इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले सकते हैं भाई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इस सरफेस पे मेरा जो z है वो कांस्टेंट है, इस सरफेस पे z की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्मॉल सरफेस एरिया लिखूंगा तो dA की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, dA की वैल्यू आएगी r dr d phi। ये r डिस्टेंस पे है मेरा और phi एंगल पे है, तो r dr d phi क्या बन गया मेरा, इसका dA बन जाएगा। तो इस स्मॉल सरफेस एरिया का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो होगा r cos phi, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, r sin phi। तो अगर मैं इसका सेंट्रोइड निकालूं, एरिया का सेंट्रोइड, तो क्या बनेगा, वो बनेगा r cos phi, मतलब मैं इसका x बार निकाल रहा हूं दोस्तों। तो x बार मतलब एरिया का x बार निकाल रहा हूं, ध्यान देना भाई, इस एरिया का x बार निकाल रहा हूं। ये जो x बार है इसके लिए x टिल्डा बन जाएगा, ध्यान रखना। एरिया का जो x बार है वो असल में इसके लिए x टिल्डा बनेगा, स्मॉल वॉल्यूम का सेंट्रोइड आएगा। तो x बार जो आएगा वो बनेगा r cos phi इंटू x, ये तो x टिल्डा होगा ना भाई, इसका स्मॉल सरफेस का x टिल्डा हो गया। इसका कितनी डिस्टेंस है, इसका सेंट्रोइड जो है x में कितना है, r cos phi, और एरिया क्या है, r dr d phi। इंटीग्रेट कर दो, r जो है वो 0 से लेके k तक जा रहा है और phi 0 से लेके π/2 तक जा रहा है। डिवाइड बाई, बोलिए डिवाइड बाई क्या करोगे, r dr d phi, और r जो है वो 0 से k तक जा रहा है और phi 0 से π/2 तक जा रहा है। तो जब आप सोल्व करोगे दोस्तों, तो यहां पे जरा देखो, phi के रेस्पेक्ट में सोल्व करो पहले। तो cos phi का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin phi, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 ही आएगा भाई। और r का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, r³/3, तो k³/3, ठीक है भाई। नीचे आ जाइए, अब phi के रेस्पेक्ट में करोगे तो π/2 आ जाएगा, और r के रेस्पेक्ट में करोगे तो r²/2, तो k²/2 हो जाएगा दोस्तों।
तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4k/π। एक बार देख लो भाई सही है क्या, 4k/3π आई थिंक, 4k/3π एक बार देख लीजिए भाई। और k की वैल्यू ये है 4k/3π, x बार आ गया इसका, तो y बार भी उतना ही होगा, सिमेट्रिक है, जितना x में होगा उतना ही y में होगा भाई। तो इस सरफेस का मुझे सेंट्रोइड पता चल गया 4k/3π, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो ये 4k/3π आया है, जो ये 4k/3π आया है, इसमें k की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो ये बन जाएगा 4 इंटू k की वैल्यू है 4 माइनस z/2, तो 2 की जगह 6π कर देता हूं मैं यहां पे। ये मेरा क्या आ गया, इसका सेंट्रोइड आ गया, और इतना ही x में इतना ही y में, तो ये यहां पे क्या बन जाएगा बताओ, इस वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में x टिल्डा एंड y टिल्डा बन जाएगा। इसका मतलब मुझे x टिल्डा एंड y टिल्डा की वैल्यू पता चल गई है, x टिल्डा है ये और y टिल्डा भी यही आएगा। तो अब आप बताओ x बार की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि x बार की जो वैल्यू आएगी वही फिर मेरी y बार की आ जाएगी इस वॉल्यूम के अंदर। तो वो बन जाएगा इंटीग्रेशन x टिल्डा इज 4 इंटू 4 माइनस z/6, 6π, ठीक है, इंटू dv स्मॉल वॉल्यूम। तो स्मॉल वॉल्यूम क्या होगा, इसका जो रेडियस है उसका πr² कर दो और उसको 1/4 कर देना, तो क्या बन जाएगा πr²। r की वैल्यू क्या है बताओ, r की वैल्यू है 4 माइनस z/2, πr²/4, ये हो जाएगा मेरा इसका सरफेस एरिया, इंटू dz कर दो, इंटू dz कर दोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास बताइए, तो इसका स्मॉल वॉल्यूम आ जाएगा dv, πr²/4 इंटू dz, ये बन जाएगा dv, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, π/4 4 माइनस z/2 का स्क्वायर, πr²/4 कर दिया ना भाई, ठीक है, इंटू dz, और ये इंटीग्रेट कर दो, ये टोटल वॉल्यूम हो गया। इसका एरिया निकाल दिया, r की वैल्यू ये है ना इसमें, तो πr²/4 क्योंकि 1/4 है उसका, ठीक है, और इंटू dz कर दो, और z कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक। ये मेरे पास इस सेंट्रोइड का मतलब इस पूरे इसका क्या आ जाएगा बताओ जरा, x बार आ जाएगा, सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ऐसे ही यही मेरा y कोऑर्डिनेट भी होगा इसका भाई, बराबर ही आएंगे दोनों, ठीक है, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। अब इसको निकालते हैं भाई, तो जरा देखिए क्या बन जाएगा, लिमिट मेरी 0 से लेके 4 तक है भाई, तो π/4 से π/4 गया काम से, ठीक है, ओके। अब जरा देखो, ये 2 भी कॉमन ले लेता हूं, यहां पे 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहां पे भी 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो अंदर जो है ये रह जाएगा, इसको हटा देता हूं, ये 2 को हटा देता हूं, ठीक है। अब जरा देखो यहां से 4/6π बाहर आ गया, तो जरा देखो क्या बना, 4/6π तो बाहर आ गया। न्यूमरेटर में क्या है दोस्तों, न्यूमरेटर में 0 से लेके 4 तक, बताइए क्या है, 4 माइनस z का क्यूब हो जाएगा भाई, 4 माइनस z का क्यूब dz, ये हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा दोस्तों, डिनोमिनेटर में बनेगा 4 माइनस z का स्क्वायर dz, और ये बनेगा 0 से लेके 4 तक। एक बार देख लीजिए भाई, ये मेरा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो चलिए जरा इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पूरा आंसर चाहिए भाई। z वाला निकालना तो बहुत आसान है भाई, z वाले में तो z इंटू dv, dv यही है, ये रख दो, तो वो तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। आपको x और y जो है वो थोड़े से चैलेंजिंग है, तो वो मैंने आपको करवा दिया कि कैसे निकालोगे आप। इसका जो x टिल्डा y टिल्डा निकालना था वो थोड़ा चैलेंजिंग था, वो मैंने करा। z टिल्डा तो हमें सीधा ही पता है z है, तो सीधा इधर z पुट कर दो भाई, ठीक है। तो इसलिए इसको जरा देखें, मैं इधर से रब कर रहा हूं भाई इसको, क्योंकि ये हमारा काम ऑलरेडी हो चुका है इधर का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जरा देखिए कैसे कैलकुलेट करोगे, 4/6π इंटीग्रेशन 0 to 4, मैं इसको खोल देता हूं भाई, a माइनस बी का क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यही होता है भाई मेरे ख्याल से। कैलकुलेशन मिस्टेक को देख लेना भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन 0 to 4, ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड dz। चलिए अब जरा इसको सोल्व करते हैं। तो जरा देखिए दोस्तों क्या बनेगा, ये बनेगा 4/6π, और अंदर क्या आएगा 4 to the power 3, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो z और आ जाएगा ना, यहां पे dz लगा हुआ ना भाई,
तो एक z और आ जाएगा, तो z आ जाएगा तो 4 टू द पावर 4 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे ना, माइनस z क्यूब, तो z क्यूब का इंटीग्रेशन z 4 टू द पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा लिमिट पुट करने के बाद, ठीक है, माइनस ये देखो 12 चौके 48, 48z 48z, तो 48 और z स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो इंटू 4 टू द पावर 2 बाई 2 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों बताओ, प्लस में ये बन जाएगा 12z स्क्वायर, तो 12 तो मेरे पास बाहर आ गया, और z स्क्वायर का बनेगा z टू द पावर 3 अपॉन 3, तो 4 टू द पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, 4 टू द पावर 3 अपॉन 3, ठीक है, इस तरह का मेरे पास ये बनेगा। डिवाइड बाई, इसको भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, तो ये बन जाएगा 16 इंटू 4 प्लस z क्यूब अपॉन 3, तो 4 टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस क्या बन जाएगा, प्लस नहीं माइनस आएगा भाई, माइनस 8z स्क्वायर अपॉन 2, तो 4 टू दी पावर 2 अपॉन 2, ठीक है भाई, इस तरह का बनेगा भाई, एक बार देख लीजिए, मेरे हिसाब से मेरी कैलकुलेशन को आप चेक कर लेना, इतनी बढ़िया नहीं है कैलकुलेशन, ठीक है, फिर भी तो 4 अपॉन 6 पाई मेरे पास बाहर आ गया। अब अंदर जरा देखिए, ये है 4 टू दी पावर 4, यहाँ पे भी 4 टू दी पावर 4 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 4 टू दी पावर 4 बना सकते हो भाई, ठीक है, और यहाँ से भी 4 टू दी पावर 4 बना सकते हो। 4 टू दी पावर 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर देखिए क्या बना, यहाँ पे 1 बना, और ये क्या बनेगा, ये 4 टू दी पावर 4 ही बनेगा, क्योंकि 3 से काट दो ना 4 आ जाएगा ना, तो ये भी 4 टू दी पावर 4 है, और ये भी 4 टू दी पावर 4 है, तो 2 लिख देता हूँ इसको, माइनस यहाँ पे आएगा 1/4, और माइनस यहाँ पे देखो 48 को क्या ले सकता हूँ 16 इंटू 3, और 16 4 टू द पावर 4 में चला जाएगा, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 4 टू द पावर 4, ठीक है, और 4 टू द पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया 3/2, सही है। डिवाइड बाई, अब जरा देखो यहाँ पे डिवाइड में 4 टू द पावर 3 कॉमन ले लेता हूँ, 4 टू द पावर 3 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा जरा देखो, यहाँ पे 1 बनेगा, प्लस 1/3 माइनस, यहाँ से देखिए 2 से 2 कट गया, माइनस 1, ये बनेगा दोस्तों, सही है। अब जरा देखिए 1 से 1 गया मेरा, ठीक है, अच्छा ये जरा देखो क्या बनेगा, ये 1/4 बनेगा, तो 1/4 ये है, और 4 टू द पावर 4 ये है, तो 4 टू द पावर 3 रह गया, कट जाएगा पूरा इसके साथ, तो अल्टीमेटली क्या बना मेरे पास, अल्टीमेटली बना मेरे पास 4 अपॉन 6 पाई, और ये जो 1/3 था ऊपर आके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका मतलब 2/पाई, ये बनेगा 2/पाई, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास x बार y बार की वैल्यू आ गई है, दैट इज 2/पाई, मजे आ गए भाई, ठीक है, ये आ गया 2/पाई, x बार y बार, इसका जो सेंट्रोइड है। अब z बार कैसे निकालोगे, z बार में ये करना है भाई, dv की वैल्यू तो आपको पता ही है, ये dv की वैल्यू रखोगे आप, ठीक है, तो z बार आप खुद निकालिए, मैं आपको z बार का आंसर दे देता हूं, वो आप खुद से सोल्व करेंगे। z बार का मेरे पास जो आंसर आया है दैट इज, मैं एक बार देख लेता हूं, दैट इज आई थिंक ये आएगा 1, एक बार चेक करना भाई, ये आएगा 1, तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर जो ये हमारे पास निकल के आया, ये आया है 2/पाई, 2/पाई x बार y बार, एंड z बार आ गया 1। तो देखिए इसमें क्या तरकीब मैंने लगाई है, आपको पहले इसका x टिल्डा, y टिल्डा, z टिल्डा चाहिए था, z टिल्डा मुझे पता था कि वो z ही आएगा, x टिल्डा, y टिल्डा नहीं पता था इसका, तो हमने क्या किया, हमने इसका टॉप व्यू देखा, टॉप व्यू से देखोगे तो सरफेस नजर आएगा, तो जो इस सरफेस का सेंट्रोइड जो सेंट्रोइड नजर आएगा इस सरफेस का, वो सेंट्रोइड वॉल्यूम का, स्मॉल वॉल्यूम का x टिल्डा एंड y टिल्डा बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये सरफेस निकाला, इसका सेंट्रोइड निकाला इस सरफेस का, और उसी को फिर हमने x टिल्डा बोल दिया, उसी को हमने x टिल्डा बोल दिया, और वही मेरा y टिल्डा भी आएगा, ठीक है, क्योंकि x और y में तो सिमेट्रिक है ये। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई, ठीक है, इसको एक बार जरूर आप देखिएगा और इसको खुद से भी सोल्व करना, ठीक है, क्योंकि इसमें सिमेट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, इसलिए ये प्यारा क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आज के सेशन में, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है भाई आज का, ये दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, मेरे पास एक हेमिस्फीयर है दोस्तों, और उस हेमिस्फीयर में आपको जो डेंसिटी है, मास डेंसिटी जो है वो आपको दे रखी है सम k0z, ये आपको मास डेंसिटी दे रखी है, और उसकी जो रेडियस है वो r है,
रेडियस जो है वो कैपिटल आर मान लेता हूं, ठीक है। आपको क्या बताना है, सुनिए, आपको बताना है सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है भाई। तो सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करोगे? अब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग आएंगे भाई, सॉरी माफ कीजिएगा, सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रोइड अलग अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि जो मास डेंसिटी है, ठीक है, वो आपकी यूनिफॉर्म नहीं है दोस्तों, वो z के साथ बदल रही है, जितना आप हाइट में जाओगे उतना बदलती जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं पिक्चर को, मतलब जो हाइट है ना इसकी स्फीयर की, उसके हिसाब से आपकी जो डेंसिटी है वो चेंज होती जा रही है। अब कैसे करें भाई, इसकी सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें? अब सेंट्रोइड निकालने का फायदा नहीं है, सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। और सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसका जो x बार आएगा वो क्या आएगा, जरा देखिए, x टिल्डा इंटू डीएम डिवाइड बाई टोटल मास, इसको इंटीग्रेट कर दो और टोटल मास निकाल दो। ऐसे ही y टिल्डा, ऐसे ही z टिल्डा। बट जरा सुनिए, मैं जानता हूं कि x टिल्डा की वैल्यू 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? और y टिल्डा भी x बार की वैल्यू 0 आएगी और y बार भी मेरा 0 आएगा। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये x और y में सिमेट्रिक है। पहले तो स्ट्रक्चर को देखो, x और y में हर तरफ सिमेट्रिक है, तो जो सेंटर कहीं पे आएगा सेंट्रोइड, तो मिडिल लाइन पे आएगा ना। दूसरी बात, अगर मास डेंसिटी चेंज भी हो रही है तो भी z में चेंज हो रही है। इसका मतलब अगर मैं किसी पर्टिकुलर z पे आ जाऊं और वहां पे कोई सर्कल लेके देखूं, या वहां पे कोई स्मॉल वॉल्यूम ले लूं dv, अगर मैं उसका कोई स्मॉल वॉल्यूम ले लूं dv, ठीक है, तो भी उसका जो सेंट्रोइड जो बनेगा वो यहीं पे बनेगा दोस्तों, क्योंकि इस पूरे रीजन में मास डेंसिटी कांस्टेंट है। तो अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ z वाला कोफिशिएंट निकालना है। x बार और y बार तो क्या बनेगा बताओ जरा? वो तो मेरा 0 ही आएगा, वो तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। चाहे डेंसिटी यूनिफॉर्म होती, चाहे डेंसिटी z के साथ वेरी करती। हां, अगर डेंसिटी आपकी थीटा के साथ वेरी करती, इसमें जब थीटा वेरी करोगे, थीटा के साथ अगर वेरी करती, फाई के साथ आप बोलिए, फाई के साथ वेरी करती, तो फिर कहानी अलग हो जाती। फिर x और y में सेंटर ऑफ मास जो है वो z एक्सिस पे ना आता। अब यहां पे z एक्सिस पे क्यों आ रहा है? कॉमन सेंस लगाओ ना यार भाई, किसी भी पर्टिकुलर हाइट पे हो आप, तो हर तरफ जो डेंसिटी है वो बराबर है। तो इसका मतलब पतली सी अगर मैं स्ट्रिप ले लूं तो स्ट्रिप की जो डेंसिटी है वो, जितना आप ऊपर जाओगे डेंसिटी बदल जाएगी, लेकिन जितना आप बाहर की तरफ देख रहे हो उतना डेंसिटी बदल नहीं रही है। तो इसलिए उसका जो सेंटर बनेगा वो बिल्कुल उसके मिडिल में ही आएगा। तो ऐसी ऐसी पतली पतली स्ट्रिप से मिलकर बना हुआ है, सोचिए, ये ऐसी ऐसी पतली पतली, तो हर एक का जो सेंटर आएगा वो मिडिल में ही आएगा, मतलब बिल्कुल सेंटर पे, इस एक्सिस पे ही आएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि x बार और y बार जो है वो तो 0 ही रहेगा दोस्तों इसमें, ठीक है। x बार एंड y बार तो 0 रहेगा। असली मुद्दा है z बार का। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा उसमें z बार कैसे निकालें? तो z बार के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? z बार के लिए आपको लिखना पड़ेगा z टिल्डा dm डिवाइड बाई dm, और इसको इंटीग्रेट करना है। इस तरह से आपका क्या निकल के आएगा? z बार। सवाल यह है कि z टिल्डा कैसे कैलकुलेट करें, z टिल्डा को कैसे निकालें, वो अब अपने को देखना है, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, मैं dm को लिख लूं, पहले dm को लिख लेता हूं z टिल्डा रो dv, और यहां पे भी रो dv कर देता हूं और वॉल्यूम इंटीग्रल कर देता हूं। अब z टिल्डा निकालना बहुत आसान है भाई। आपने अगर यहां पे स्मॉल वॉल्यूम ले लिया, अगर आपने ये स्मॉल वॉल्यूम लिया है dv, इसको ले लो स्मॉल वॉल्यूम, तो अगर आप ये स्मॉल वॉल्यूम ले रहे हो तो इसकी जो हाइट है, इसका जो सेंटर जो लाई करेगा, इसका सेंट्रोइड जो होगा इस वॉल्यूम का, वो यहीं पे तो होगा। तो यही मेरा z टिल्डा जो है वो z के बराबर ही आ जाएगा भाई। z टिल्डा मेरा z के बराबर ही होगा भाई। जो इसका सेंट्रोइड है, इस पे तो रो कांस्टेंट है ना भाई, तो इस स्ट्रिप का जो सेंट्रोइड होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। इसका जो इसका सेंट्रोइड होगा, जहां पे इसका सेंट्रोइड लाई करेगा इस स्ट्रिप का, वहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास भी लाई करेगा। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रिप पे z की वैल्यू कांस्टेंट है, और z की वैल्यू कांस्टेंट है तो रो भी कांस्टेंट है। इस स्ट्रिप पे, इस स्मॉल वॉल्यूम के अंदर रो कांस्टेंट है, रो की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इस स्मॉल वॉल्यूम का जहां पे सेंट्रोइड होगा वहीं पे इस स्मॉल वॉल्यूम का सेंटर ऑफ मास भी होगा। तो इस स्मॉल dm का सेंटर ऑफ मास कहां पे है बताओ? z पे ही है, तो इसलिए यहां पे z लिख देता हूं। तो आप बताओ z बार को क्या लिखोगे? जरा देखिए, ये बन जाएगा z, रो की वैल्यू क्या है? रो की वैल्यू है k नॉट इंटू z इंटू dv। अब इसका स्मॉल वॉल्यूम कैसे निकालोगे? स्मॉल वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? dz तो इसकी हाइट होगी, हाइट है dz, इसकी रेडियस देखनी है भाई क्या आएगी। अब इसकी रेडियस कैसे देखें?
रेडियस कैसे देखें जरा देखिए, ये स्फीयर की जो रेडियस है वो आपको दे रखी है r, तो ये जो है ये मेरा r है, इसको मैं थीटा मान लेता हूं दोस्तों 1 मिनट के लिए। तो ये जो बनेगा ये क्या बनेगा बता सकते हो, ये मेरी हाइट है z, ठीक है, ये मेरी हाइट है z। तो अगर मैं बोलूं कि भाई ये निकालना है मुझे, तो ये कैसे निकालोगे दोस्तों, ये कैसे निकालोगे? अगर आप ध्यान से देखें तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं भाई, तो मैं बोल सकता हूं ये जो आएगी ये आएगी r स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और इसका रूट ले लो, ये इसकी रेडियस आ जाएगी। तो इसका जो एरिया बनेगा इस पतली सी स्ट्रिप का वो बनेगा पाई r स्क्वायर, तो पाई इंटू r स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या बन गया, इसका पतली सी स्ट्रिप का एरिया बन गया। और dz कर दोगे तो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो dv जो आएगा दोस्तों वो बनेगा पाई r स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू dz, इंटू dz का मतलब पतले से जो वो है, तो ये बन गया dv। तो रो लिख दिया मैंने और dv लिख दिया, तो ये dm बन गया भाई, ध्यान से देखना। और z की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 0 से लेके r तक, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई क्या करोगे, रो dv, रो की वैल्यू है k नॉट इंटू जेड इंटू dv का मतलब स्मॉल वॉल्यूम, तो स्मॉल वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ जरा, पाई r स्क्वायर dz। तो इसकी जो रेडियस है ना वो ये है भाई, तो पाई r स्क्वायर करोगे तो ये इस तरह का आ जाएगा, इंटू dz का मतलब इसकी जो हाइट है वो ये dv आ गया। और z की वैल्यू कहां से कहां तक हो रही है, 0 से लेके r तक। तो इस तरह से z बार निकाल लोगे आप, और जो z बार की वैल्यू आएगी वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, वो मेरे पास जो वैल्यू आ रखी है दैट इज 8/15r, 8/15r। आप खुद चेक करना भाई कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पाई से पाई तो कट जाएगा भाई, ठीक है, k नोट से k नोट चला जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब आप इसको सोल्व करना है भाई, देखना 8/15r आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये मैं ऑलरेडी सोल्व कर चुका हूं, तो इस तरीके से आएगा। लेकिन ध्यान रखना, तो अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास की बात करूंगा तो सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा दोस्तों, 0,0,8/15r। अगर मैं ये सॉलिड स्फीयर बोलता और यूनिफॉर्म डेंसिटी बोल देता, मान लीजिए डेंसिटी मेरी k नॉट ही होती, z का फंक्शन ना होती, तो फिर इसका जो सेंटर ऑफ मास आता वो कहां पे आता, वो इसके सेंट्रोइड पे आता। फिर तो इसका सेंट्रोइड निकालना तो और आसान हो जाता फिर आपके लिए, ठीक है। वो तो फिर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी कर सकते थे, ठीक है। अगर कोई हेमिस्फीयर है और उसका सेंट्रोइड निकालना है तो मुझे लगता है आप इजीली उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी कर सकते थे। खैर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसमें आप देखिए कि डेंसिटी मेरी कांस्टेंट नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया भी। अगले एपिसोड में हम कुछ इसी की कॉन्टिन्यूटी में कुछ नई चीज पढ़ेंगे, वो भी आपके देखना काम आएगी, तो उसको हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।